Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So again we are back with the second part of this chapter. I hope आपने वीडियो का पहला पार्ट ज़रूर देखा होगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो गाइस पहले उसे वॉच करिए। और हम एक बिल्कुल न्यू सिलेबस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और हमने इससे पहले 5 चैप्टर भी अपलोड कर दिए हैं और जो 6 चैप्टर आपका जुडिशरी है वो आ रहा है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो दैट इज़ वाई वीडियो का पहला पार्ट ज़रूर वॉच करेगा, अदरवाइज आपको वीडियो का सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल डिटेल वाइज जो चीज़ें हैं सीखने को वो मिल सके, कुछ यूनिक मिलेगा आपको इसके अंदर जानने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्योंकि हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो जुडिशरी में स्ट्रक्चर होता है। जिस तरीके से सबसे बड़े कौन होते हैं, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है। पूरी इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है और वो भी दिल्ली के अंदर है, ये याद रखिएगा। फिर आते हैं हाई कोर्ट। भारत के अंदर पूरी तरीके से 25 हाई कोर्ट है जिसमें से बहुत सारे जज, एडिशनल जज, बहुत कुछ है। फिर आते हैं लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट के अंदर बहुत सारे कोर्ट आ जाते हैं। फिर उसमें मैं कह सकता हूँ क्रिमिनल कोर्ट भी आ गया, डोमेस्टिक कोर्ट भी आ गया और उसके साथ साथ मैं बोलता हूँ वायलेशन कोर्ट भी आ गया, ट्रिब्यूनल कोर्ट भी आ गया। लेकिन स्ट्रक्चर ये ऐसा इसलिए बनाया गया है कि हर केसेस को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में नहीं पहुँचाया जा सकता। अगर आपकी गली के अंदर आपके पैर में कुत्ते ने काट लिया या आपके गली के अंदर आवारा पशु जो वहाँ पे कोई पालता है और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्टली इन केसेस को मतलब डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर नहीं पहुँचा सकते। सो दैट इज़ वाई स्ट्रक्चर इसलिए बनाए गए हैं ताकि बड़े बड़े केसेस जो होते हैं इनके पास जाएँ और साथ में छोटे केसेस को हम सेटलमेंट कर देते हैं लोकल डिस्ट्रिक्ट वाले कोर्ट के अंदर, है ना। तो इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बॉस। तो इसीलिए यहाँ पे हमें जानना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इतने बड़े जुडिशरी कोर्ट कैसे बने, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ सुप्रीम कोर्ट वर्क एंड व्हाट आर देयर पावर्स एंड हाउ हाई कोर्ट वर्क एंड व्हाट आर देयर पावर्स। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें, हम तो वैसे भी गुलाम पड़े हुए थे हम लोग। आपको पता है 1947 के अंदर एक तो हमें आज़ादी मिली, उससे पहले हमारे भारत देश के अंदर अंग्रेज़ों ने 200 साल तक हमारी बैंड बजाई, 200 साल तक हमें गुलाम बना के रखा। लेकिन वो तो अच्छा है बापू का कि वो भारत के अंदर आए और उन्होंने भारत को आज़ाद कराया। लेकिन अंग्रेज़ों की एक सिस्टम बहुत अच्छा था। अंग्रेज लोग किसी भी चीज़ को मैं कह सकता हूँ कि विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन करते ही नहीं थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी और भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल भेजती थी वो रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करे। सो दैट इज़ वाई दे एस्टैब्लिश्ड ऑन दैट टाइम इन 1935 उन्होंने एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया था। ठीक है। पहले उसका नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं था, पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। दोस्तों इसे संघीय न्यायपालिका बोला जाता है हिंदी में। 1935 के अंदर इन लोगों ने इसकी स्थापना करी थी भारत में। वो इसीलिए ताकि जो सिस्टम है क्रिमिनल लॉ का या जो सिस्टम अंग्रेजों ने चलाया कि हर चीज़ को लॉ के अकॉर्डिंग किया जा सके। अगर कोई गुनहगार है तो उसको सज़ा दी जाएगी, जेल में डाला जाएगा। कहने का मतलब ये था कि सिस्टमैटिक ढंग से कोई काम काज करने का अगर श्रेय दिया जाता है तो वो अंग्रेज़ों का दिया जाता है। तो अंग्रेज़ों ने ये सिस्टम बहुत अच्छा करा हमारे भारत देश के अंदर। लेकिन आपको पता है कि 1947 के बाद हमें मिली आज़ादी। जब हमें आज़ादी मिली, हमें आज़ादी मिलने के तुरंत बाद अगर आपको याद हो 26 जनवरी 1950 में हमारा देश हो चुका था रिपब्लिक। जब हमारा देश रिपब्लिक हो चुका था दोस्तों तो फाइनली हम लोगों ने सबसे पहला बदलाव किया। हम लोगों ने 28 जनवरी 1950 में अपनी छाप छोड़ने के लिए फेडरल कोर्ट को या फेडरल जुडिशरी को हमने नाम दे दिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द ग्रेटेस्ट कोर्ट, सारे कोर्ट का बाप मैं बोल सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका नाम बदल के हमने इसमें रख दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखी कि इसका जो जज होगा, जैसे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, चीफ जस्टिस, तो दोस्तों ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा ये सबसे बड़ा व्यक्ति होगा। और दोस्तों यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
यहाँ पे बहुत अहम रोल निभाता है। सो दैट इज़ वाई ऑर्डिनरी लोगों से तो मिलता ही नहीं होगा, पर्सनल कांटेक्ट नहीं होते होंगे इसके। क्यों? क्योंकि कहीं ये धांधलेबाजी ना कर ले, कहीं क्योंकि देश हमारा आपको पता है कितना प्यारा है, करप्शन तो हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सीक्रेटली रखा जाता है, नॉर्मल लोगों से मिलना जुलना इसका नहीं होता है। अब बात कर लेते कि अगर रंजन गोगोई जो 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, तो हर सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स को चुनने के लिए या सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर को अगर चुनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों? उसकी क्वालिफिकेशन बताई गई है कि 65 ईयर से बड़ा नहीं होना चाहिए, और अनुच्छेद 124 के अंदर पूरी तरीके से बताया गया है सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होगा, कब तक आएगा, उसको हटाया कैसे जाएगा, उसको अपॉइंट कैसे किया जाना चाहिए, क्या पढ़ाई होती है, सब कुछ बताया गया है इसके अंदर। तो डिटेल में आप आर्टिकल नंबर 124 में पढ़ सकते हैं। हम इसमें ज़्यादा बताएंगे तो फिर थोड़ा सा आपको ज़्यादा बड़ा भी टॉपिक लगेगा, है ना, तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ। इंडिया का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बाहर का कोई बंदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उसे हाई कोर्ट के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 5 साल का। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से छोटा कोर्ट होता है दोस्तों, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर उसने वकालत करी हो, उसने जस्टिस बना हो वो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एट प्रेजेंट टाइम हमारे जो नए बने हैं 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अरविंद बोबडे इनका नाम है पूरा, सरहद अरविंद बोबडे। सरहद अरविंद बोबडे जो है वो पूरी तरीके से 47 हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। आप इनका सिस्टम देख सकते हैं, और ये देखो ये भी कॉलेजियम जो है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चुने गए थे। यहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट 18 नवंबर 2019 में हुई थी। टिल 65 ईयर्स तक ये अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे, क्योंकि 65 से उम्र का बंदा जो बड़ा होता है वो नहीं चुना जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं इनको चुना जाता है अगर, तो इनकी कुछ ना कुछ पावर होती है। पावर नंबर 1, ओरिजिनल जुडिडिक्शन। ओरिजिनल जुडिडिक्शन को बोलते हैं हम मूल अधिकार क्षेत्र। मूल अधिकार क्षेत्र वो होता है जहाँ पर कोई भी केस इन्हीं के अंडर में ही आया है डायरेक्टली, और इन्हीं के अंडर में ही ख़त्म हो जाए, इसे हम ओरिजिनल जुडिडिक्शन बोलते हैं, यानी कि मूल अधिकार क्षेत्र बोलते हैं। और ज़्यादातर काम जो होता है इसमें, जो डिस्प्यूट होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। जैसे हमारे भारत देश के अंदर अभी राम मंदिर की बात हो रही थी, ठीक है ना, तो ये डिस्प्यूट आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में ही गया था, और सुप्रीम कोर्ट में कितने साल लगा दिए थे। 1992 के बाद फाइनली 2019 में जाके ये डिस्प्यूट सॉल्व हो पाया। हाई कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ही रोल आता है। अपील जुडिडिक्शन की बात करें, जिसमें हम अपील करते हैं, इस जुडिडिक्शन में होता है क्या दोस्तों? इस जुडिडिक्शन में जो निचली अदालतें होती है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है, हाई कोर्ट उससे छोटी है, हाई कोर्ट का कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए जा सकता है, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इनको दोबारा से रिकंसिडरेशन करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सोचेगा, समझेगा और फिर फाइनली वो फैसला सुना देगा। समझ रहे हैं? जैसे भारत देश के अंदर क्रिमिनल केस में मैं बात करूँ अगर संजय दत्त की, तो संजय दत्त का भी केस कुछ ऐसा हुआ था, सलमान खान का कुछ ऐसा हुआ था। हालांकि क्या कहते हैं, ये केसेस हाई कोर्ट में गए थे, लेकिन बाद में क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग इन लोगों ने अपील जुडिडिक्शन करा, अपील करा, और जब उनको लगता है कि हाई कोर्ट के अंदर उनको सही जजमेंट नहीं मिल पाया है, सही अधिकार नहीं मिल पाया है, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपने उससे ऊपरी अदालत में जाते हैं और अपील करते हैं। अब वो किसके चीज़ों में अपील कर सकते हैं? क्रिमिनल केसेस में, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े केसेस में, दूसरा दीवानी मुद्दे जो सिविल लॉज होते हैं उन सब में, ठीक है। ये हो गया अपील जुडिडिक्शन। दूसरी बात करें एडवाइजरी जुडिडिक्शन, दोस्तों इसे बोलते हैं सलाहकार क्षेत्र। इसमें राष्ट्रपति हमेशा क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी जुडिडिक्शन का इस्तेमाल करता है। द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट of India can refer any matter of public importance to the Supreme Court of its opinion। कभी कभार एडवाइस के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाता है। राष्ट्रपति ही बोल सकता है, प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता।
राष्ट्रपति एडवाइस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को किसी भी केस के लिए बोल सकता है कि आपको इस पर स्टडी करनी है और एडवाइस करना है। तो इस हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी जो दलीलें होती हैं, बातें होती हैं, वो पूरी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडवाइजरी का काम होता है वो संविधान में अगर कोई बदलाव करने हो तो दोस्तों वहाँ पे भी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं ये एडवाइस देते हैं। दूसरा अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात करें जो हमारे लोगों से जुड़ी हुई है वो आर्टिकल नंबर 32 जुड़ा हुआ है। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर बहुत सिंपल सी बात कही गई है कि अगर आपको लगता है कि आपका अधिकार क्षेत्र खराब हो रहा है, आर्टिकल नंबर 32 इस्तेमाल करिए। आपका कोई भी मौलिक अधिकार खराब हो रहा है तो दोस्तों आप मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते समय आप आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करेंगे और आप फाइनली उस केस को सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है फिर रिट्स लिखने का। रिट्स क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उनके पास 5 प्रकार के रिट्स लिखने का अधिकार होता है और ये अधिकार हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के लोगों का भी होता है और साथ में लोअर कोर्ट का भी होता है। आप डायरेक्टली, तो मैंने बताया ना, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन जब आपको लगता है कि हाई कोर्ट में आपके अधिकार का इस्तेमाल या आपके अधिकार के अकॉर्डिंग आपको सही जजमेंट नहीं मिल पा रहा है तो फिर उस बात को आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे रिट्स कौन कौन से होते हैं वो आपको पता है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविशन, सैचुरी, क्यू वारंटो, ये क्या क्या होती है ये भी आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। लास्ट पॉइंट इसका जो है वो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसे बोलते हैं अभिलेख न्यायपालिका। दोस्तों अगर आपने ये वाला पोर्शन नहीं देखा है तो आप सेकंड चैप्टर देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि हर चीज़ का काम क्या है और साथ साथ दोस्तों मैंने अपने ई-पाठशाला जो blog.com हमारी वेबसाइट है e-पाठशाला-blog.com, उसके अंदर भी मैंने इसको डिफाइन करके लिखा हुआ है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दोस्तों जितने भी फ्यूचर के और जितने भी पास्ट के और जितने भी प्रेजेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं ना, 1950 से लेके आज तक सारे रिकॉर्ड जो है भारत के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय या कोर्ट के अंदर रखे हुए हैं, इसीलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का नाम दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को प्रीवियसली रखा जाता है ताकि सिंपल सी बात है इन फ्यूचर अगर उन कागज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो शायद से, तो इसीलिए हर चीज़ को ढंग से सजा के रखा जाता है। इसीलिए हमारे भारत देश के अंदर लाखों फाइलें हैं जो कोर्ट में पड़ी हुई है और धूल खा रही है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आप कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। जो क्वेश्चन है कमेंट करिए, रिप्लाई मिलेगा आपको, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं जल्द ही वीडियो के तीसरे पार्ट में। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।